आखिर कौन है जो टैक्स नहीं बचाना चाहता है, और वो भी कानून के दायरे में रहकर। लेकिन इसके लिए जरूरी है कि आपको कानून की समझ हो। इसलिए लेकर हम आते हैं खास शो टैक्स गुरु, जहां हम एक तरफ आपका टैक्स बचाते हैं तो दूसरी तरफ टैक्स के जटिल से जटिल नियमों को बेहद आसान भाषा में समझाते भी हैं। नमस्कार, मैं हूं लक्ष्मण रॉय और आज के शो में हमारा साथ देंगे जाने माने टैक्स एक्सपर्ट मुकेश पटेल साहब। मुकेश जी, आपका स्वागत है। बता दूं कि मुकेश जी वैसे जुड़ तो रहे हैं अहमदाबाद से, लेकिन काफी करीब से जानते हैं वित्त मंत्रालय में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट किस तरह के फैसले लेते हैं, समय समय पर सलाह मशविरा भी देते हैं। इसलिए इनकम टैक्स के कानूनों को काफी गहरी समझ रखते हैं और कई सारे टिप्स लेकर के आए हैं आपके लिए इस शो में। तो सबसे पहले दर्शकों को बता दूं क्यों आधे घंटे तक इस शो को देखना आपके लिए है बेहद जरूरी। अगर आप चालू कारोबारी साल में शेयर या इक्विटी म्यूचुअल फंड से मोटी कमाई किए हैं तो कैसे बचा सकते हैं अपनी टैक्स की देनदारी। पिछले कुछ सालों में अगर आपने सर्कल रेट से 10% तक कम कीमत पर प्रॉपर्टी खरीदी है तो टैक्स के मोर्चे पर आपके लिए बड़ी खुशखबरी। जानिए मुंबई इनकम टैक्स ट्रिब्यूनल का बड़ा फैसला। और गलत हेड में जीएसटी जमा करने पर अटक गया है रिफंड, तो कैसे आईटीसी क्लेम वापस ले सकते हैं, क्या है इसका तरीका। इन सारे मुद्दों पर बातचीत करेंगे। लेकिन सबसे पहला मुद्दा, चालू कारोबारी साल खत्म होने वाला है, महज कुछ हफ्ते बचे हुए हैं और इस बार शेयर बाजार में काफी उतार चढ़ाव दिखा, काफी लोगों ने मोटी कमाई भी की। तो सिर्फ मोटी कमाई करना ही स्मार्ट इन्वेस्टर्स की परिभाषा नहीं है, आप उस कमाई को कैसे बचा सकते हैं ज्यादा से ज्यादा, वो भी आपके लिए जानना बेहद जरूरी है। तो मुकेश पटेल साहब, बगैर देरी किए मैं आप ही के पास आता हूं। शेयर बाजार से मान लिया जाए इक्विटी से या फिर इक्विटी म्यूचुअल फंड से किसी ने मोटी कमाई की है तो जाहिर तौर पर उनके ऊपर टैक्स लगता है, तो उस टैक्स को बचाने का क्या कोई तरीका है? बिल्कुल लक्ष्मण जी, जब से लेके ये 1 फरवरी 2018 के बजट से इक्विटी शेयर्स और इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड्स पर ये जो 10% का टैक्स लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स का लगा है, उसको मध्य रखते हुए हमें ये जानना बहुत ज़रूरी है कि जो नई सेक्शन है 112 कैपिटल ए, उसके तहत हर एक केस में कोई भी इंडिविजुअल हो, एचयूएफ हो, कोई भी निवेशक हो, उसको अपना जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स होता है वो हर साल उसको 1 लाख रुपये तक का एग्जम्पशन मिलता है। बाकी रेट तो फ्लैट है, ठीक है, पर ये 1 लाख रुपया जो है वो दैट्स द की टू प्लानिंग। तो आपको क्या करना चाहिए कि अपनी फैमिली में जितने मैक्सिमम यूनिट्स के डीमैट अकाउंट्स आप रख सकते हैं तो उससे आपको फायदा होगा, क्योंकि हर एक केस में आप जो कैपिटल गेन कमा रहे हो उसके अंदर आप 1-1 लाख रुपये का वो फायदा ले सकते हैं। कई बार क्या होता है, आपकी चहीती कोई स्क्रिप्ट हो तो उसको आप छोड़ना नहीं चाहते हैं, उसमें एप्रिसिएशन तो काफ़ी हुआ है या कई बार डेप्रिसिएशन भी हुआ है, तो ऐसे केस में भी आपको यू शुड चर्न योर कैपिटल गेन और लॉस, और ये चर्निंग करके आप अपना एक अच्छा टैक्स सेविंग का अर्निंग कर सकते हैं। जैसे मैं आपको बताऊं कि आपका इस साल आप कोई भी शेयर की बिक्री भी नहीं करना चाहते हैं, पर 31 मार्च के पहले आपको 1 लाख रुपये का फायदा हो उतना तो बुक कर लेना चाहिए, नहीं तो आपका वो एग्जम्पशन लैप्स हो जाएगा। आपको चाहिए तो आप दोबारा वो स्क्रिप्ट उसी दिन खरीद सकते हैं और उसको आप अपने पास रख सकते हैं, पर आपकी वैल्यू अप हो जाएगी, तो फ्यूचर का टैक्स प्लानिंग आप अभी से कर पाएंगे। ठीक है, तो इसमें एक मुद्दा ये उठता है कि ये तो उन लोगों के लिए जिन लोगों ने कमाई कर ली है, लेकिन जाहिर तौर पे शेयर बाजार में कुछ लोग कमाते हैं, कुछ लोग गंवाते भी हैं। तो मान लीजिए किसी को नुकसान हुआ है तो क्या वो अपने प्रॉफिटेबल जो टैक्स की देनदारी है उसके साथ कोई एडजस्ट कर सकते हैं, इस बात का प्रावधान है? बिल्कुल लक्ष्मण जी, जिसको मैं कहूँगा कि मेक द मोस्ट इवन आउट ऑफ योर कैपिटल लॉसेस। आपको नुकसान हुआ हो, कोई बात नहीं, नुकसान हो सकता है, पर वो नुकसान को लक्ष्य में रखते हुए आप टैक्स में कैसे फायदा कर सकते हैं, इसके लिए आपको ये नियम ख्याल में रखना है कि कोई भी कैपिटल गेन के सामने आप कैपिटल लॉस को सेट ऑफ कर सकते हैं। इसमें नियम इतना ही याद रखना है कि लॉन्ग टर्म गेन जो है तो उसके सामने आप लॉन्ग टर्म लॉस या शॉर्ट टर्म लॉस सेट ऑफ कर सकते हैं।
शॉर्ट टर्म गेन है उसके सामने आप लॉन्ग टर्म लॉस सेट ऑफ नहीं कर सकते। जी, ये बहुत बड़ी बात आपने कही। पर इसमें भी आप जानते हैं हमारे दो कैटेगरीज हैं, 10%, 20%। तो इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। आपका 10% वाला लॉस है, उसको आप 20% या 30% के सामने भी सेट ऑफ कर सकते हैं। ये ख्याल में आपको रखना आवश्यक है। मतलब शॉर्ट टर्म के साथ आप सिर्फ शॉर्ट टर्म लॉस को एडजस्ट कर सकते हैं, क्या सही समझ रहा हूं मैं? जी, बट साथ में आपको मैं ये बताऊं कि जैसे मेरे म्यूचुअल फंड का गेन है, डेट फंड है, जिस पर मुझे मान लीजिए कि शॉर्ट टर्म में मुझे 30% का टैक्स भरना है, और मेरा इक्विटी शेयर का शॉर्ट टर्म का लॉस है, जिस पर अदरवाइज इक्विटी शेयर पर शॉर्ट टर्म में 15% लगता है, पर ये मेरा जो 15% का जो लॉस है वो मैं 30% के गेन के सामने सेट ऑफ कर सकता हूं। तो ये मेरा एक स्ट्रेटेजिक टैक्स प्लानिंग हो सकता है। और जैसे मैंने बताया, आप चर्निंग करके भी कोई लॉस बुक कर लो, शेयर दोबारा खरीद लो, पर वो लॉस को आप अपने गेन के सामने सेट ऑफ करो। तो ये सब 31 मार्च के पहले आपको, आपने जैसे बताया, जानकारी प्राप्त करके प्लानिंग करनी है। तो मुझे लगता है कि आपके पास वक्त बहुत कम है, 31 मार्च में समय काफ़ी कम बचा हुआ है। अगर आपको कोई फ़ायदा हुआ है, मोटी कमाई हुई है, टैक्स के दायरे में आप आते हैं शेयर बाजार से कमाई से या म्यूचुअल फंड से, तो ये जो फार्मूला मुकेश पटेल जी ने बताया है उस पर अमल करिए, तो आपकी टैक्स की देनदारी काफ़ी हद तक कम हो जाएगी, वो भी कानून के दायरे में रह करके। चलिए अब शुरू करते हैं सवाल जवाब का सिलसिला। सबसे पहले कॉलर हमारे साथ जुड़ रहे हैं जयपुर से विमल बलानी जी। विमल जी बताएं, क्या उलझन आपकी? नमस्ते लक्ष्मण जी, नमस्ते पटेल जी पटेल जी। नमस्कार। नमस्कार। मेरा सवाल पीएफ से संबंधित, विड्रॉल से संबंधित है। मेरा सवाल ये है कि अगर रिटायरमेंट पर जो पीएफ एक्यूमुलेशन होता है, अगर वो 20 लाख से ऊपर होता है तो क्या उस पर टैक्स लगता है? यदि हाँ, तो क्या इंटरेस्ट कंपोनेंट पे टैक्स लगेगा? और क्या उसकी कोई कट ऑफ डेट 1 जनवरी 2021 है? कुछ अमेंडमेंट इस टाइप का गवर्नमेंट ने पिछले बजट में किया है। विमल जी, आपको कोई भी चिंता का कारण नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये आपका सवाल बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि पिछले साल और इस साल में पीएफ रिलेटेड 2 इम्पॉर्टेंट अमेंडमेंट्स आए हैं, तो इसके कारण काफ़ी दुविधा लोगों के मन में भी खड़ी हुई है। तो मैं इसमें बिल्कुल स्पष्टीकरण करना चाहूँगा। सबसे पहले तो लास्ट ईयर 2020 के बजट में जो प्रावधान आया, ये आया कि अगर आपका एम्प्लॉयर आपके केस में सालाना 7.5 लाख रुपये से ज़्यादा पीएफ का कंट्रीब्यूशन करता है, तो 7.5 लाख को छोड़ के जो ज़्यादा अमाउंट है उस पर टैक्स लगेगा। और दूसरा प्रावधान यह है कि टैक्स जो लगेगा तो वो 7.5 लाख के ऊपर का जो अमाउंट है उस पर इंटरेस्ट भी आएगा, तो उस ऊपरी अमाउंट के इंटरेस्ट पर भी टैक्स लगेगा। और इस साल उन्होंने एम्प्लॉई कंट्रीब्यूशन के लिए प्रावधान किया है, उसमें 2.5 लाख की सीमा रखी है कि अगर एम्प्लॉई 2.5 लाख से ज़्यादा कंट्रीब्यूट करता है तो उसको ये लगेगा, और इंटरेस्ट 2.5 लाख से ज़्यादा उसको अगर मिलता है, ये जो 2.5 लाख से ज़्यादा कंट्रीब्यूशन के ऊपर, तो उस पर लगेगा। आपका जो सवाल है उसमें तो 20 लाख का जो आपको अमाउंट मिलने वाला है, उसमें तो कोई टैक्स का सवाल ही नहीं है। दूसरी बात यह है कि ये जो टैक्स लगना है वो ये सीमा पार करने पर सालाना लगना है, पर रिटायरमेंट के टाइम पे तो आपको जो मिलने वाला है वो पूरे का पूरा टैक्स फ्री ही होगा। तो विमल जी बिल्कुल खुश हो जाइए कि आपको किसी भी तरह की कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, और ये जो नए नियम हैं वो आपके हिसाब से, आपके हालात पे बिल्कुल भी लागू नहीं होते हैं। चलिए अगले कॉलर के पास चलते हैं, जो कि मध्य प्रदेश के सिंगरौली से जुड़ रहे हैं के मुखोपाध्याय जी, जो कि हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। बताइए क्या है सवाल आपके? सर, मेरा क्वेश्चन है सेक्शन 15 लेके। मैं 2018 फरवरी 28 को रिजाइन किया था एक कंपनी जो एनसीएलसी में चला गया था, और मेरा ग्रेचुइटी अमाउंट मोर देन 10 लाख को इन्होंने एक्स ग्रेशिया करके दिखाया, और वो फुल एंड फाइनल में देने वाले थे। ऐसा करके इन्होंने फॉर्म 26A में रिफ्लेक्ट किया है, लेकिन वो पेमेंट अभी तो किया गया नहीं है। और ये टीडीएस अमाउंट को हमने बाद में दिखाया था, रिसीवेबल करके मैंने उनको क्लेम किया था। तो अभी हमारे पास नोटिस आया है कि
ये सेक्शन 15 का अंडर में अगर ड्यू भी है तो उसमें टैक्सेबल होता है। जी मुखोपाध्याय जी, आपने जो बात कही वो बिल्कुल ख्याल में रखने वाली बात है। इट इज़ अ लिटिल हार्डशिप कि अगर आपको एक बार सैलरी ड्यू हो जाती है और एम्प्लॉयर आपको ये देता नहीं है, वो टैक्स तो काट लेता है पर वो प्रिंसिपल अमाउंट आपको देता नहीं है, तो इस केस में आपको टैक्स भरने की जिम्मेवारी खड़ी हो जाती है, पैसा तो आया नहीं है। दिस इज़ अ वेरी अनप्लेजेंट सिचुएशन। अगर कोई धंधा या व्यवसाय करता है तो वो तो अपना बैड डेट के तौर से उसको वाइप ऑफ भी कर सकता है। अब ये सैलरीड एम्प्लॉय क्या करे? आम तौर से इस पर कोई इसका सीधा जवाब नहीं है, पर मैं आपको अहमदाबाद ट्रिब्यूनल का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग डिसीजन है, उसके रेशो जिसको हम लीगल लैंग्वेज में कहते हैं, उसका जो तात्पर्य है उसके ऊपर मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। ये नंदिन हो रिबेलो करके ये जो एक पार्टी थी, एक जेंटलमैन थे, उनके केस में 2017 के साल में अहमदाबाद ITAT ने एक बड़ा इंटरेस्टिंग डिसीजन दिया और उन्होंने ये कहा कि जो आम तौर से कई बार आपका कॉन्ट्रैक्चुअल एग्रीमेंट होता है अपने एम्प्लॉयर के साथ और वो अपना नोटिस पे जो आपका है वो काट लेता है, और वो नोटिस पे काट लेता है पर पे तो एक बार आ गया, पैसा उसने वापस ले लिया, तो इसमें क्या करना चाहिए? तो अहमदाबाद बेंच ITAT ने ये कहा कि जो आपको मिला ही नहीं है उस पर आप क्यों टैक्स भरें? भले आपका ये ड्यू और पेएबल वाली बात है, पर जो आपको मिला नहीं है और जब तक कुछ मिलता नहीं है उस पर टैक्स नहीं होना चाहिए। तो ये आपके लिए एक, आई वुड से दिस इज अ रे ऑफ होप। ये डिसीजन के इसके तात्पर्य को लेके आप क्लेम कर सकते हैं कि जब तक मुझे ये पैसा नहीं मिलता है मैं टैक्स नहीं भरूंगा। और लक्ष्मण जी, ऐसे सब केसेस में हमें भी आवाज देनी चाहिए कि दी गवर्नमेंट शुड हैव अ लिबरल व्यू फॉर सैलरी टैक्स पेयर्स। बिना पैसा मिले आप उनसे टैक्स वसूल कैसे रख सकते हैं? तो मुझे लगता है कि आपने जो अहमदाबाद इनकम टैक्स ट्रिब्यूनल के फैसले का जिक्र किया उसका हवाला देख करके ये अपना क्लेम ले सकते हैं। फिर भी कोई दिक्कत हो तो टैक्स गुरु को लिखिएगा, हम फिर से आपकी समस्या को सुलझाने की पूरी कोशिश करेंगे। फिलहाल वक्त है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपको बताएंगे कि अगर आपको ऑफिस के काम के लिए लैपटॉप मिला है लेकिन उसका पर्सनल यूज कर रहे हैं तो क्या आप पर कोई टैक्स की देनदारी बनती है? बताएंगे छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं टैक्स गुरु। आपके सवाल लें और अपने टैक्स गुरु के जवाब लें। इससे पहले एक बहुत ही महत्वपूर्ण फैसला जो कि इनकम टैक्स ट्रिब्यूनल का है, मुंबई इनकम टैक्स ट्रिब्यूनल का, उसके बारे में आपको समझाऊंगा चूंकि आपके लिए काफ़ी फायदेमंद है। दरअसल इस फैसले में ये कहा गया है कि आपने अगर सर्कल रेट से कम कीमत पर प्रॉपर्टी खरीदी है, 10% तक कम कीमत पर पिछले कुछ सालों में भी खरीदी है, तो आप पे जो टैक्स की देनदारी है आप उसको बचा सकते हैं। आखिर क्या है पूरा फैसला और आपके लिए किस तरह से फायदेमंद होगा, सीधे मुकेश पटेल जी से समझते हैं। मुकेश जी, पहले तो हमारे दर्शकों को ये बताइए कि ये जो ट्रिब्यूनल का फैसला है प्रॉपर्टी खरीदने वालों और बेचने वालों को किस तरह से फायदेमंद है? अब जैसे आपने इंट्रो में बताया कि मान लीजिए 2015-16 के अंदर किसी ने 1 करोड़ की एक प्रॉपर्टी खरीदी थी और सामने किसी ने बेची थी। अब जब ये रजिस्ट्रेशन में गई तो ये प्रॉपर्टी के सर्कल रेट के वैल्यू के हिसाब से स्टैंप ड्यूटी वैल्यूएशन उन्होंने 1 करोड़ 8 लाख किया, माना 8% का वेरिएशन हो गया। तो डिपार्टमेंट क्या करता था, जो सेक्शन 50C है और 56(2)(10) है उसके आधार से ये 8 लाख रुपया खरीदने वाला और बेचने वाला दोनों की टैक्सेबल इनकम में जोड़ के उससे टैक्स की वसूली करते हैं। अब इस पर हालांकि अपीलें होती है, पर ट्रिब्यूनल ने जो एक इसकी पूरी एनालिसिस करते हुए ये कहा कि भाई 20-21 के वित्तीय वर्ष में ये एक सुधार आया
जिसमें सीबीडीटी ने ये कहा कि भाई हमें कुछ तो ऐसे आपको जिसको हम कंफर्ट जोन रखना चाहिए, क्योंकि देयर कैन बी लॉट ऑफ रीजंस फॉर वेरिएशन। तो ये 10% तक के दायरे में अगर कोई फर्क होता है वैल्यू का, तो उसको टैक्सेबल इनकम नहीं गिना जाना चाहिए। तो ट्रिब्यूनल ने कहा कि जब ये सरकार मानती है कि ये फायदा देना जरूरी है, प्रैक्टिकल है, तो 2020-21 से क्यों, जब से लेके ये कानून बना, माना 2003-4 में सेक्शन 50C आई, तब से लेके इसका फायदा हर एक टैक्स पेयर को मिलना चाहिए। मुकेश पटेल जी, एक सवाल मेरा ये है कि आपने बहुत अच्छा कहा कि ट्रिब्यूनल का फैसला ये कहता है कि पहले से, जब से कानून बना 2003-4 से, उस समय से फायदा मिलना चाहिए। तो लेकिन जिन लोगों ने टैक्स चुका दिया वो तो फायदा ले नहीं सकते हैं। तो अब ऐसे कौन से लोग जो फायदा उठा सकते हैं कि जो टैक्स चुका दिया वो भी फायदा उठा सकते हैं? जिन लोगों ने टैक्स भर दिया उनको तो कोई फायदा नहीं मिलेगा, हम समझ सकते हैं, इट इज देयर हार्ड लक। पर बहुत सारे केसेस में अभी असेसमेंट्स पेंडिंग है, असेसमेंट के प्रोसीजर चल रहे हैं और डिपार्टमेंट ने काफी केसेस में नोटिसेस देके रखे हैं। ऐसे सब केसेस में, और जहां कहीं मान लीजिए आपने अपील में इसको कॉन्टेस्ट किया है, तो ऐसे अपील के केस में जहां ये मुद्दा अभी खड़ा हुआ है, ओपन है, या तो असेसमेंट प्रोसीडिंग्स में आपको अभी फेस कर रहे हैं या करने का समय आएगा, अंटिल फाइनेंशियल ईयर 1920, ये सब केसेस में ये बहुत फायदेमंद रहेगा लक्ष्मण जी, और हमारे टैक्स गुरु के दर्शक इसका फायदा ले सकेंगे। हाँ, तो कुल मिला के बात ये रही कि इस ट्रिब्यूनल के फैसले का फायदा आप उठा सकते हैं अगर आपका असेसमेंट अभी तक नहीं हुआ है, आपकी कोई अपील पेंडिंग है, या फिर अभी मामला आपका खुला हुआ है। टैक्स चुका दिए तो भी फायदा उठाना आपके लिए मुश्किल है। लेकिन कई सारे ऐसे मामले आ रहे हैं, फॉर्म 26 एस आने के बाद कई लोग पूछ रहे हैं कि आखिर इसका क्या किया जाए। तो ऐसे सारे लोगों के लिए काफ़ी फायदेमंद फैसला है। शुरू चलते हैं अगले सवाल के पास। अहमदाबाद से धारा शाह हमारे साथ जुड़ रही है फोन लाइन पे। बताइए क्या सवाल है आपके? नमस्ते लक्ष्मण जी। नमस्ते मुकेश जी, मैं अहमदाबाद से बोल रही हूँ। मेरा सवाल है कि इस साल कोरोना के दरमियान मुझे मेरी कंपनी की ओर से एप्पल का करीबन 1 लाख रुपए का लैपटॉप वर्क फ्रॉम होम की पॉलिसी के कारण दिया गया है, जिसका उपयोग मैं ऑफिस के अलावा मेरे पर्सनल काम के लिए भी करती हूँ। लेकिन मुझे बताया गया है कि मालिक की ओर से कर्मचारी को कोई मूवेबल एसेट दी जाती है तो उसकी प्राइस का 10% टैक्सेबल परचेज गिना जाता है। तो क्या ये सही है कि मुझे हर साल 10,000 की परचेज कीमत पर टैक्स भरना पड़ेगा? काफी इंटरेस्टिंग सवाल है मुकेश जी। धाराबेन, मैं आपकी चिंता समझ सकता हूं, लेकिन आपके लिए एक खुशी के समाचार, और आप जैसे बहुत सारे दर्शकों को मैं ये खुशी के समाचार ये देना चाहता हूं कि हालांकि आपने जो बताया ये नियम ज़रूर है कि अगर एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉई को कोई भी मूवेबल प्रॉपर्टी, मान लीजिए आपके घर के अंदर फर्नीचर है, एसी, फ्रिज वगैरह आपको देते हैं, तो उसकी जो वैल्यू है उसकी 10% आपकी परक्विजिट वैल्यू के तौर पे आपकी टैक्सेबल सैलरी में जोड़ी जाती है। लेकिन आयकर नियम 3, इनकम टैक्स रूल 3 के तहत एक बहुत इम्पॉर्टेंट एक्सेप्शन है इस रूल में, और वो ये है कि कोई भी कंप्यूटर या लैपटॉप दिया जाता है, वो आप अगर पर्सनल यूज के लिए भी उसको यूज करते हैं तो उसको एग्जम्पशन के दायरे में रखा है। इसलिए ये तो 1 लाख का है, मान लीजिए 2 लाख का भी कंप्यूटर होता, आपको चिंता का कोई कारण नहीं है। ऐसे ही आपके टेलीफोन के भी एक्सपेंडिचर हैं, उसको भी अगर रीइंबर्स किया जाता है, यू हैव अ टोटल एग्जम्पशन। मुझे लगता है सिर्फ धाराशाही नहीं बल्कि इन जैसे जो भी लोग हैं जो वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं या कर रही हैं, उनको कंपनी की तरफ से इस तरह के दिए गए हैं मोबाइल फ़ोन, कंप्यूटर, लैपटॉप, तो उस पर किसी भी टैक्स की देनदारी की चिंता आपको नहीं करनी है। तो चलिए, सारे मामले थे इनकम टैक्स से जुड़े हुए, अब बारी है जीएसटी की। हमारे पास सवाल आया इलाहाबाद के शत्रुघ्न विश्वकर्मा जी का, जो कि फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। शत्रुघ्न जी, बताइए क्या सवाल आपके? सर नमस्कार। सर नमस्कार। मैं प्रयागराज से बोल रहा हूँ। नमस्कार सर, मेरा जब जीएसटी लागू हुआ था तो इनिशियली जब जो जीएसटी हमारा जमा हो गया वो गलती से B2C लार्ज में चला गया था, तो हमारा बिजनेस B2B में रहता है, तो वो गलती से B2C में चला गया।
तो मेरे क्लाइंट को इनपुट क्रेडिट नहीं मिल पा रहा उसके लिए, उसमें रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा। तो अभी उसका सोल्यूशन क्या है सर? वो यहाँ पे मतलब वो बोलते हैं कुछ इसका सोल्यूशन नहीं है, अभी वो B2C में पड़ा है लार्ज में। बिल्कुल शत्रुघ्न जी, इसका सॉल्यूशन है और आम तौर से टैक्स गुरु बहुत सारे सॉल्यूशंस देने के लिए ही बना है। तो आप ये ध्यान से सुनिएगा, इसका आपके लिए सॉल्यूशन ये रहेगा कि आपका जो GSTR1 जो रिटर्न होता है, वो एक बार रिटर्न फाइल करने के बाद उसी महीने या उसी क्वार्टर का रिटर्न तो आप उसके साथ छेड़खानी नहीं कर सकते हैं, लेकिन ऐसी कोई गलती हुई है तो जो अगले महीने या अगले क्वार्टर का रिटर्न है उसमें ये जो दो कॉलम्स हैं B2C और B2B, तो आपको नेक्स्ट रिटर्न जो आप भरते हैं उसके अंदर आप अपने B2C में से ये अमाउंट को रिड्यूस कर दीजिए और B2B में इस अमाउंट को जोड़ दीजिए। ये करेंगे तो जो GSTR 2A होगा आपके क्लाइंट का या कस्टमर का, उसके अंदर उनको इनपुट क्रेडिट दिखेगी और इसका फायदा वो ले सकेंगे। चलिए, तो मुझे लक्ष्मण लगता है जी, कि इसका आपके ये हाँ आसान बिल्कुल तरीका है। बिल्कुल मुझे लगता है कि इनकी समस्या आपने सुलझा दी बेहतरीन तरीके से। और फिलहाल वक्त है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपको बताएंगे कि अगर इंश्योरेंस कंपनी ने आपसे कमीशन पर GST काट लिया है तो कैसे आप उसको एडजस्ट कर सकते हैं। लौटते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं टैक्स गुरु और अब हमारे साथ जुड़े हुए हैं अहमदाबाद से दिलीप कुमार ठक्कर साहब। दिलीप जी बताइए, क्या उलझन है आपके? I am working as a life advisor with Kotak Life Insurance Company. जी जी। While receiving payout from जी। Kotak Life Insurance as a life advisor, company is deducting TDS at 5% and GST also at appropriate rate. My question is, can I deduct this GST amount from my income? बिल्कुल दिलीप भाई, आपका जो सवाल है बड़ा दिलचस्प है और इसका सीधा जवाब है कि आप ज़रूर कर सकते हैं। क्योंकि मान लीजिए 100 रुपया आपको कमीशन दिया जाता है और 18% उस पर GST रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में कंपनी काट लेती है। इसलिए वो क्या करते हैं कि आपको 82 रुपीज़ ही देती है। तो आपकी जो आय हुई वो तो 82 हुई, तो 100 में से ये जो GST की अमाउंट है वो नेट ऑफ करके आप 82 पर ही टैक्स भरने के लिए लायबल हैं। और इसके सामने आपका जो 5% के TDS कटा है कमीशन इनकम में से, उसको आप सेट ऑफ भी आपके टैक्सेबल उसके अमाउंट में से ले सकते हैं। चलिए दिलीप जी, मुझे लगता है कि आपके उलझन को काफ़ी हद तक आसान भाषा में दूर कर दिया है हमारे टैक्स एक्सपर्ट मुकेश पटेल जी। मुकेश जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया सभी सवालों का जवाब देने के लिए। और अपने दर्शकों से कहूँगा, अगर उनके पास भी कोई भी सवाल हो, चाहे इनकम टैक्स से जुड़ा हुआ हो या फिर GST जुड़ा हुआ, तो वो लिख भेजिए हमें tax@moneycontrol.com पर। हाँ, अपने सवाल के साथ अपना नाम और मोबाइल नंबर लिखना ना भूलें। नमस्कार।